हेलो एवरीवन। दिस इज प्रियंका उदारा और आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे लीनियर अलजेब्रा के पीवाईक्यूज। सब टॉपिक है बेसिस एंड डायमेंशन। अब तक हमने लीनियर इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस, वेक्टर स्पेसेस एंड सब स्पेसेस, इन सब से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज आ चुके हैं पिछले 15 साल में वो डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिस एंड डायमेंशन के पीवाईक्यूज। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पे है। सो गिवन क्या है? लेट H बी ए सबस्पेस ऑफ R⁴ और R⁴ जिसको बोल देते हैं, which is spanned by the vectors v1, v2 and v3। तीन वेक्टर्स हैं, उनसे स्पेन होने वाला एक सबस्पेस है। देन फाइंड द बेसिस। एक तो आपको क्या बताना है कि बेसिस क्या है एंड डायमेंशन ऑफ एच। अच्छा एक बात बताओ, क्या होती है बेसिस? बेसिस इज ए सेट। बेसिस क्या है? बेसिस ए सेट ऑफ linearly independent vectors which spans the entire सबस्पेस या वेक्टर स्पेस, जो भी आपको जिसकी भी बेसिस चाहिए उसी का ना। तो एक तो ये स्पैन करना चाहिए और दूसरा लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इन्होंने हमें क्या दे रखा है? एच एक वेक्टर सबस्पेस है जो स्पेन किससे हो रहा है? एच का स्पेनिंग सेट, एल एच एल से लिखते हैं ना स्पेनिंग सेट। तो वो दे रखा है कि इट इज स्पेन्ड बाय थ्री वेक्टर्स v1, v2 एंड v3। तो ये इसको स्पेन कर रहा है। साथ में ही अगर यही सेट स्पेन करने के साथ साथ लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो हमारी क्या बन जाएगी? बेसिस। अब चेक करते हैं कि इसमें से लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर कौन सा है और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर कौन सा नहीं है। तो अगर आपके पास दो ही वेक्टर्स हो तो हम देख लेते हैं। हमें चेक करना है कि वेदर दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और नॉट। तो तीन वेक्टर्स को कैसे चेक करोगे? तो मैंने आपको बताया दो वेक्टर्स को चेक करना हो तो देख लेते हैं कि एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल है या नहीं। अगर दूसरे का मल्टीपल आ रहा है तो दे आर लीनियरली डिपेंडेंट, वो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। बट अगर दो एक दूसरे के मल्टीपल ना हो तो क्या होते हैं? दे आर नॉट लीनियरली डिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। बट तीन में क्या करते हैं? किसी दो को चेक करने के बाद तीन या तीन से ज्यादा चेक करने के लिए हमेशा एक मैट्रिक्स बनाओ और मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट देखो। अगर डिटरमिनेंट 0 आ रहा है तो वेक्टर्स जो है डिपेंडेंट है। अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ रहा है तो वेक्टर्स इंडिपेंडेंट है। तो हम चेक करेंगे टू चेक लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ एच, और एच नहीं, इन वेक्टर्स का ऑफ v1 v2 v3 कर लो। v1 v2 v3। अब दो वेक्टर्स का पता सीधा ही चल जाएगा। बताओ मेरे को, v1 और v2 क्या एक दूसरे के मल्टीपल है? वन, पहले का कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट 1 है, सेकंड का 2 है। इसका मतलब ये इसका 2 टाइम्स हो सकता है। बट सेकंड और थर्ड फोर्थ सभी में सेम रूल फॉलो होना चाहिए। अगर इसका सेकंड कोऑर्डिनेट -2 है तो उसके अकॉर्डिंग दूसरे का -4 होना चाहिए था, पर यहाँ पे 3 है। इसका मतलब दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। सिंस v1 एंड v2 आर नॉट मल्टीपल ऑफ ईच अदर, क्या लिखोगे? सिंस v1 and v2 are not multiple of each other, therefore v1 and v2 are linearly independent। अब तीन चेक करने के लिए क्या करेंगे? टू चेक v1 v2 and v3 हम इसकी क्या ले लेंगे? मैट्रिक्स फॉर्मेशन। सो नाउ वी विल चेक linear independence of three vectors v1 v2 v3। तो v1 फर्स्ट रो में, that is 1 -2 5 -3। v2 सेकंड रो में 2 3 1 -4। देन 3 8 -3 -5। बट मैंने क्या कहा था? डिटर्मिनेंट देखते हैं। डिटर्मिनेंट तो तब देखेंगे जब स्क्वायर मैट्रिक्स हो। अब आपके पास मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो क्या करेंगे? इस मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो।
I will write R1 as it is 1 minus 2 5 minus 3. Second, R2 को क्या लिखेंगे? R2 को we can write R2 minus 2 times of R1. So this would be 0. And this 3 minus 4. 3 minus minus 4. So 7. Then ये क्या हो जाएगा? 1 minus 10. So this is minus 9. And this is minus 4 plus 6. So plus 2. R3 को क्या लिखेंगे? R3 को we can write R3 minus 3 times of R1. So first row 0. First entry 0. Second 8 minus minus plus हो जाएगा 6. So 14. Then minus 3 minus 15. So this is minus 18. Last one minus 5 plus 3. 3 into 3 9. So ये कितना हो गया? 4. क्या मैं पहले वाले से 2 लास्ट रो से 2 कॉमन ले सकती हूँ? इसको यहां से क्लियर करते हैं। और अब जैसे ही मैं लास्ट रो से 2 कॉमन लेती हूँ या 2 से डिवाइड करती हूँ, या फिर ऐसे लिखो कि एक बार और एक्लन फॉर्म में बनाएंगे तो 1 minus 2 5 minus 3 0 7 minus 9 2. Now I will write R3 as R3 minus 2 times of R2. क्या बनेगा? दिस इज 0, दिस इज 0 0 0. और जैसे ही आपके पास एक रो 0 आ गई तो इसका मतलब क्या हुआ? कितने नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज in Aclan form. So how many number of non-zero rows we do have? दो ही वेक्टर्स हो सकते हैं यहाँ मैक्सिमम जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। और ऑलरेडी हमने क्या कह दिया? v1 और v2 लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो बेसिस कौन सी हो जाएगी? देयरफॉर बेसिस कोई भी दो वेक्टर ले लो, दो क्या होंगे? बेसिस इज v1 v2. आप v2 v3 को भी कह सकते हो, v1 v3 को भी कह सकते हो, क्योंकि आपस में दो दो हमेशा ही इंडिपेंडेंट है। सो दैट इज इट। अब बेसिस के बाद उन्होंने कहा डायमेंशन ऑफ एच बताना है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ एच। डायमेंशन क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ एच, नंबर ऑफ फैक्टर्स इन बेसिस होते हैं, दैट इज डायमेंशन ऑफ एच। तो दो ही होंगे जो होगा उसका डायमेंशन। अब उसने क्या कहा है? एक्सटेंड द बेसिस ऑफ एच टू द बेसिस ऑफ R4। तो H की बेसिस को R4 की बेसिस पे एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड कैसे करते हैं? H की बेसिस को लिखिए और उसके बाद हमें क्या ट्राई करना है? R4 की स्टैंडर्ड बेसिस होती है E1 E2 E3 E4। E2 E3 E4 ये वेक्टर्स होते हैं। वेयर EI क्या होता है? ith टप्पल एलिमेंट, जहां सब जगह 0 होगा, सिर्फ ith प्लेस पे 1 होगा। दैट मीन्स E1 इज 4 टप्पल है तो 1 0 0 0। E2 क्या हो जाएगा? 0 1 0 0। E3 0 0 1 0 एंड E4 0 0 0 1। ऐसे ही सो इसी तरीके से हमें एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड करने के लिए क्या करोगे? अब थोड़ा सा मैं यहां से क्लियर कर लेती हूँ। एक्सटेंड करने के लिए हमें स्टैंडर्ड बेसिस के वेक्टर्स ऐड करने हैं, क्योंकि जो बेसिस ऑफ R4 होगी उसमें 4 वेक्टर्स होने चाहिए, बट बेसिस ऑफ H में तो 2 ही वेक्टर्स है, तो 2 वेक्टर्स हमें एक्स्ट्रा ऐड करना है। हम ट्राई करेंगे, पहले हम ट्राई करेंगे इसको 1 -2 5 3, देन 2 3 1 -4। देखो अगर मैं यहाँ पे जैसे ही हमने ये एक्लन फॉर्म बनाया, पहले में 1 आ रहा है, यहाँ पे मैं करूंगी तो यहाँ से 1 आ जाएगा। मुझे थर्ड और फोर्थ वाला चाहिए, तो थोड़ी सी ट्रिक है। 0 0 1 0 और 0 0 0 1, इसको ट्राई करके देखना, क्या पता आपके पास क्या आ जाए। कैसे निकालोगे इसका डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आई विल एक्सपेंड अलोंग द लास्ट रो से एक्सपेंड करोगे 1 इंटू ये डिटर्मिनेंट 3 डिग्री वाला, और वो क्या है? 1 -2 5 2 3 1 0 0 1। अब फिर से क्या करना है? एक्सटेंड करना है, और एक्सटेंड करोगे तो ये कितना आएगा?
लास्ट रो के अलोंग फिर से एक्सपेंड कर दो तो ये होगा 1 into 3 माइनस माइनस प्लस 4 7, दैट इज नॉन जीरो, ये नॉन जीरो आ गया एंड दैट इज वाई क्या हुआ कि ये दो वेक्टर्स और ऐड कर देंगे तो ये चारों वेक्टर्स मिलके अब क्या बना देंगे, बेसिस ऑफ R4। सो दैट इज हाउ आपको दिखाना होगा। एक बार और ट्रिक बता देती हूँ। आप सोच सकते हो कि मैम मैं E1 और E2 भी तो डाल सकता था। देखो, जैसे ही आपने एक्लन फॉर्म बनाई ना, आपको हिंट मिलेगा। हिंट क्या कहता है, अगर आपके एक फैक्टर यहां से 1 बन गया फर्स्ट रो में, तो E1 मत लेना कहीं भी, क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट तो इससे जनरेट हो ही जाएगा। सेकेंड रो में यहाँ पे आपका नॉन जीरो एंट्री आ गया तो E2 भी जनरेट हो जाएगा। आपको चाहिए E3 और E4, सो E3 ऐड करो, E4 ऐड करो। बाई चांस अगर मेरे पास एक्लन फॉर्म ऐसी बनती, पेन चेंज करके बता देती हूँ कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो। ये वाली लिख रही हूं मैं कि मेरे पास यहां तो जीरो बन गया कि सेकंड एलिमेंट तो जीरो बन गया, बट कहीं जाके मेरे थर्ड एलिमेंट है ये नॉन जीरो आ रहा है, तो आप E1 और E3 जनरेट कर सकते थे। आपको ऐड करने होंगे दो वेक्टर्स E2 एंड E4। आई होप आपको समझ आ गया होगा मैं क्या कह रही हूँ। सो दैट इज हाउ यू कैन एक्सटेंड द बेसिस। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वो शो दैट एक सेट दे रखा है S x, 2y, 3x where x and y are real numbers is a subspace of R3R। सबस्पेस वाला पोर्शन हमने पहले ही कर लिया है, तो मैं एक बार के लिए रिवाइज करवाऊंगी बट फिर से क्वेश्चन नहीं करवाऊंगी। सबस्पेस दिखाने के लिए क्या करते हो, अगर मुझे S को दिखाना है सबस्पेस, सो आई विल टेक टू एलिमेंट्स फ्रॉम S, लेट u, v belongs to S एंड A belongs to the field, field क्या है, real R, तो R से then then show that क्या दिखाना होता है, A U plus V belongs to S। अगर आप ये दिखाने में कामयाब हो गए तो क्या हो जाएगा, ये इसका सबस्पेस बन जाता है। अब U और V आपने जैसे ही कहा S से है तो U और V S के लगने चाहिए, दैट मीन्स U होगा 3 टप्पल इस टाइप का कि इसको बोल दो x1 2y1 प्लस 3x1, है ना। और V कोई एलिमेंट है वो इस टाइप का है, x2 2y2 3x2। क्लियर है ना। तो दो एलिमेंट हो गए, ए कोई भी रियल नंबर है। अब इसमें पुट करके देखो ये इसी फॉर्मेट का बन रहा है या नहीं। अगर इस फॉर्मेट का बन रहा है तो दिस इज सबस्पेस, ऑब्वियसली बनेगा क्योंकि हमें शो करना है। अब आगे उन्होंने क्या कहा है, ये आपका क्या है, होमवर्क है। फाइंड टू बेसिस ऑफ एस। अब एस की क्या निकालनी है, बेसिस। बेसिस का मतलब कि वो एलिमेंट जो इसको जनरेट करते। चलो एस देखते हैं कैसा लिखा है। बेसिस निकालने के लिए आपको गिवन सेट का जो जनरेटर होता है उसको ऐसे लिखना होता है हमेशा, x 2y 3x। कैन आई राइट दिस वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स बिलोंग्स टू r। अब जो सेम टाइप के होंगे ना उनको एक साथ रखो, x के साथ, y के साथ, z के साथ। ये क्या है, आपकी कॉलम मैट्रिक्स बन गई है ना। सो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, x वाले एक मैट्रिक्स के फॉर्मेट में और y वाले दूसरे में। तो यहाँ x प्लस 0y है तो दिस वुड बी 0। ये क्या हो जाएगा 0 2y, और थर्ड वाले में क्या हो जाएगा, y का कंपोनेंट फिर से 0 है। अब x कॉमन ले लो, यहां से क्या बन जाएगा 1 0 3 प्लस यहां से y कॉमन लेंगे तो दिस इज 0 2 0 एंड दैट इज वाई बेसिस क्या होगी, इन दो वेक्टर से जनरेट हो जाएगी। सो बेसिस ऑफ एस क्या है 1 0 3 0 2 0। एक बेसिस तो ये आ गई, ये सेट है जो इसका बेसिस बनाएगा। फाइंड टू बेसिस बोला है, तो अगर आपके पास एक बेसिस आ गई है तो उसके बाद आपको कोई इनफाइनाइट बेसिस निकालने को भी कह देगा, इवन देन वो भी क्या होगी, बेसिस। कुछ नहीं करना, जो भी वेक्टर दे रखे हैं उसको क्या कर देना है, किसी का मल्टीपल कर दो। तो ये है मेरे पास, क्या इन दोनों को मैं 2 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या हो जाएगा, सेकेंड बेसिस 2 0 6, पूरे वेक्टर को करना है भाई, और दिस वुड बी 0 4 0। क्लियर। सो ये क्या हो गई, दो बेसिस। Also find the dimension of S। Dimension क्या होता है, number of elements in the basis। So what is dimension of S?
कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है बेसिस के अंदर? 2. सो डायमेंशन ऑफ एस इज 2. दैट्स इट. चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2019 में पूछा गया है. और क्या बोला है सर? और क्या सो क्वेश्चन आपके सामने है. तो ये जो क्वेश्चन है वो 2019 में पूछा गया है और यहाँ क्या दे रखा है? एक मैट्रिक्स कि लेट ए इज ए मैट्रिक्स, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स. मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकालते हैं? एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगी वही उसके क्या हो जाता है? रैंक हो जाता है. तो यहां देखते हैं ए ए मैट्रिक्स और इसको मैं एक्लन में कन्वर्ट करूंगी. पहले तो लिख ही लेती हूँ 5 7. अच्छा यहीं से करते हैं. ये डायरेक्टली मैं यहां से क्या करूंगी? मुझे एक्लन फॉर्म में जब भी कन्वर्ट करना होगा आई वुड प्रेफर कि मेरी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 हो. तो क्या मैं इसको एक्सचेंज कर देती हूँ मैट्रिक्स में? अगर आप रोज और नंबर ऑफ रोज को आपस में इंटरचेंज कर देते हो तो उसके रैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1. सेकेंड रो जो है उसको मैं फर्स्ट रो के प्लेस पे लिखूंगी. सॉरी, दिस इज 1 1 -8 1. Then 5 7 2 1. 5 7 2 1. अब थर्ड और फोर्थ रो एज इट इज लिख लो 2 3 5 0. और दिस इज 3 4 -3 1. अब R2 को क्या लिखेंगे? R2 -5 टाइप्स ऑफ R1. सो एक्लन फॉर्म कन्वर्ट करनी है, अब तक तो आ ही चुकी होगी. 1. This would be 0. 7 -5. This would be 2. 2 minus plus 8 5 40 42. And this is 1 -5. So this is -4. क्लियर. अब इसको R3 को क्या लिखेंगे? R3 -2 टाइम्स ऑफ R1. हमें 1 के नीचे हमेशा 0 बनाने हैं. तो दिस वुड बी 0. 3 -2 1. 5 plus 16. So 21. And this would be 0 -2 -2. And उसके बाद R4 को क्या लिखेंगे? R4 -3 times of R1. So this is 0. Then 4 -3 1. -3 minus plus. और ये कितना होगा? 3 से मल्टीप्लाई करोगे 24. So this is 21. And 1 -3. So -2. अब देखो ये और ये सारे एक जैसे ही हैं. अगर मैं इसको 2 से कॉमन ले लूं तो नीचे वाली तीनों रोज सेम है और आप इनको क्या बना सकते हो? सेकेंड रो को यूज करके थर्ड और फोर्थ रो को 0 बनाया जा सकता है. तो दिस इज 42. ये हो जाएगा 0 0 0 0 0 0. सो व्हाट इज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज. सो दैटफॉर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू हाउ मच? 2. अब दूसरा इन्होंने क्या बोला? फाइंड द डायमेंशन ऑफ द सबस्पेस x1 x2 x3 x4 सच दैट ax1 इज इक्वल टू 0. यहां से क्या सोल्व करना है? आप जैसे ही आप, मैं इसको मिटाती नहीं हूं, a x1 x2 x3 x4 इज इक्वल टू 0 कर रहे हो तो a को मैं फिर से एक्लन फॉर्म में ही तो कन्वर्ट करूंगी. तो क्या मैं यहाँ डायरेक्टली ये एक्लन फॉर्म यूज कर लूं? सो ये है 1 1 -8 1 0 2 2 भी कॉमन ले लो. दिस इज 1 21 -2. अच्छे से लिख लेते हैं थोड़ा. दिस इज 1 21 -2 और आगे तो 0 0 0 0 0 0 0 0. एंड कितना है? x1 x2 x3 x4 इज इक्वल टू 0. राइट. सो हमारे पास कितनी कंडीशंस आ गई? यहां से पहली इक्वेशन बन रही है x1 plus x2 -8x3 plus x4 इज इक्वल टू 0. एंड सेकेंड मैं क्या लिख सकती हूँ? x2 plus 21x3 -2x4 इज इक्वल टू 0. क्लियर.
अब दो इक्वेशंस हैं आपके पास, चार वेरिएबल है, आप कितने की वैल्यूज निकाल सकते हो? मैक्सिमम दो की ही वैल्यूज निकाल सकते हो। दो तो क्या बचेंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट बच जाएंगे आपके पास। तो देयरफॉर चार में से आप सिर्फ कितनी वैल्यूज निकाल पा रहे हो? दो। तो डायमेंशंस कितने हो जाएंगे? और दूसरा तरीका इसको करने का ये है कि जो ये इक्वेशन आपकी यहां बनी है, x2 को आप क्या लिखो? -21x3 प्लस 2x4। और अब यही x2 की वैल्यू क्या पुट करेंगे? x1 में। सो x1 क्या हो जाएगा? 21x3 -8। तो मैं दूसरी साइड इसको लेके जाऊंगी, ये हो जाएगा 29x3 और ये -3x4। x1 और x2 दोनों के वैल्यू x3 और x4 में आ गई। हमें तो ये वेक्टर्स चाहिए ना। सो मैंने कैसे बताया था, ऐसे जब भी आपको दिया हो तो इसको क्या लिखना है? कॉलम फॉर्मेट में लिखो। और अब x1 x2 की जो वैल्यूज आई है आपके पास वो पुट कर लो। x1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 29x3 -3x4। x2 की वैल्यू क्या है? -21x3 प्लस 2x4। एंड x3 x4 तो एज इट इज है, तो दिस इज x3 x4। अब x3 को अलग कर लो, x4 को अलग कर लो। x3 की अलग वैल्यू मीन्स दिस इज x3, दिस इज x3, सो 29 -21 1 0, ये क्या है? x3 के साथ, प्लस x4 के साथ क्या क्या आएगा? -3 2, इस रो में कोई भी x4 नहीं है तो 0, एंड दिस इज 1। सो ये दो वेक्टर्स क्या हो गए? बेसिस। और अगर बेसिस इसके इतने ये दो आई है तो डायमेंशन क्या हो जाएगा? 2। सो इस तरीके से आप इसके क्या निकाल सकते हो? डायमेंशन। क्लियर? पहले वाले को ही यूज करके दूसरे का निकालना है, तो इसी वजह से फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट पार्ट है वो 15 मार्क का है, सेकंड जो है 5 मार्क्स का है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है? सपोज यू एंड वी आर डिस्टिंक्ट 4 डायमेंशनल सबस्पेसेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस। पहली चीज तो उन्होंने क्या कहा? यू एंड वी, डब्ल्यू डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट है तो इसका मतलब दोनों सेम तो नहीं है। तो दोनों के 4 डायमेंशन दे रखे हैं, देन डायमेंशन ऑफ यू इज 4 एज वेल एज डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू भी क्या दे रखा है? 4। And they are subspaces of a vector space V where dimension of V is W और dimension of V क्या है? 6। So अगर U और V दोनों, U भी कंटेन है, कंटेन भी नहीं, सबस्पेस है V का, और W भी सबस्पेस है, इक्वल टू तो है ही नहीं ना, क्योंकि U और V दोनों के डायमेंशन लेस है। ये भी V का सबस्पेस है और W भी क्या है? V का सबस्पेस है। तो एक बात बताओ मुझे, डायमेंशन ऑफ U ये 4 है और डायमेंशन ऑफ वी 6 है। अच्छा वो ठीक है। देन फाइंड द पॉसिबल डायमेंशंस ऑफ सबस्पेस। ऑल्सो वी यू इज नॉट इक्वल टू डब्ल्यू। यू और डब्ल्यू सेम नहीं है तो क्या इनका डायमेंशन ऑफ यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू सेम नहीं हो सकते, तो दोनों में इंटरसेक्शन कम से कम लेस देन इक्वल टू तो डायमेंशन वो आएगा ना, लेस देन इक्वल टू देयर मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ, मैक्सिमम क्या होता है ये? डायमेंशन ऑफ यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू होता है, लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ यू कॉमा डायमेंशन ऑफ वी। बट मैक्सिमम कब होता है? जब दोनों सेम हो जाए या वन दूसरे में कंटेन हो जाए। सो डायमेंशन ऑफ यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू वुड बी ऑलवेज लेस देन मैक्सिमम ऑफ देयर डायमेंशन। तो ये भी 4 है और ये भी कितना है? 4। So this means dimension of U intersection W would be less than 4। और लेस देन 4 की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? हो सकता है कि उनमें कुछ भी कॉमन ना हो, बट एक भी 4 डायमेंशन का है, दूसरा भी 4 डायमेंशन का है। अब कैसे निकालोगे कि कुछ कॉमन होगा या नहीं होगा? तो हमें एक चीज और पता है कि दोनों में अलग अलग टोटल हो जाए तो 8 डायमेंशन हो जाए। सो डायमेंशन ऑफ U प्लस W क्या होता है? डायमेंशन ऑफ U प्लस डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ
U इंटरसेक्शन W, यही ना। और आप यहां से क्या से कह सकते हो, डायमेंशन ऑफ U इंटरसेक्शन W वुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ U प्लस डायमेंशन ऑफ V, V नहीं W है, W माइनस डायमेंशन ऑफ U प्लस W। अब मैक्सिमम U प्लस W का डायमेंशन कितना हो सकता है, जितना इसका मैक्सिमम होगा वो इसका क्या हो जाएगा, मिनिमम। कैसे निकालोगे, मैक्सिमम तो हमारे पास इसका 4 आ गया, मिनिमम निकालना है। सो मिनिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ U इंटरसेक्शन W वुड बी इक्वल टू डायमेंशन मैक्सिमम ऑफ डायमेंशन, ये तो सेम ही रहेगा, मैक्सिमम मिनिमम कुछ हो ही नहीं सकता, गिवन है, प्लस मिनिमम इसका भी कुछ नहीं है, डायमेंशन ऑफ W। बट यहाँ जो नेगेटिव हो रहा है उसका क्या हो जाता है, यहाँ मिनिमम चाहिए तो माइनस वाले का इधर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, क्योंकि ये जितना ज्यादा घटेगा ये उतना ही ज्यादा क्या होगा, कम होता जाएगा। सो दिस इज W। और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 6 के बराबर, क्योंकि V से तो ज्यादा ये हो ही नहीं सकता। सो दिस इज 8, 8 कैसे, 4 प्लस 4। डायमेंशन UVW इनमें तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं ना, गिवन है, तो दिस इज 4 प्लस 4, और दोनों का सम एट द मैक्स V के इक्वल हो सकता है, तो दिस इज -6। सो दिस इज 2। सो मिनिमम ऑफ डायमेंशन इतना है और मैक्सिमम डायमेंशन कितना है, इतना है। सो देयरफॉर क्या मिल गया हमें, 2 इज लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ U इंटरसेक्शन W एंड दैट इज लेस देन इक्वल टू 4। सो पॉसिबल डायमेंशंस क्या क्या है, और ये लेस देन इक्वल टू नहीं है, सिर्फ लेस देन है। वाई, क्योंकि इक्वल तो है ही नहीं, उन्होंने डिस्टिंक्ट बोला हुआ है। सो अगर ये डिस्टिंक्ट है तो इक्वल टू हो नहीं सकता, एंड दैट इज वाई क्या होगा, पॉसिबल डायमेंशन कितने हो सकते हैं, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। सो दो ही पॉसिबिलिटी है इसके पास कि ये अगर सब स्पेस बनेगा तो ये तो इसका डायमेंशन 2 होगा या इसका डायमेंशन 3 होगा। क्लियर। एक तो ये थ्योरम यूज होगी यहाँ पे कि डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेसेस हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है देयर मैक्सिमम डायमेंशन। दूसरा, डायमेंशन ऑफ यूनियन कह सकते हो या फिर इसको लीनियर सम कहते हैं लीनियर अलजेब्रा के टर्म में। सो लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसेस क्या होता है, देयर इंडिविजुअल सम माइनस देयर इंटरसेक्शन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वो इस टाइप से है, इफ W1 इज दिस वे, W2 भी कुछ डिफाइन है और W3 है, सो देन फाइंड डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इंटरसेक्शन W3। सो अगर आपको 3 डिफरेंट डिफरेंट चीजें दे रखी है और उनके कंस्ट्रेंट्स हैं, तो उनके कॉमन डायमेंशन कैसे निकालते हैं, कॉमन मीन्स इंटरसेक्शन का, तो तीनों कंडीशन एक साथ लग जाएगी। अब मुझे ये बताओ, W1 इंटरसेक्शन W2 इंटरसेक्शन W3, दिस वुड बी व्हाट, इसमें वो सारे एलिमेंट आएंगे एक्स वाई जेड जो W1 की कंडीशन भी सेटिस्फाई करे, W2 की कंडीशन भी सेटिस्फाई करे एंड W3 की कंडीशन भी सेटिस्फाई करे। तो इसका मतलब एक्स वाई जेड सच दैट x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0, देन 3x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 0, 2z एंड x माइनस 7y प्लस 3z इज इक्वल टू 0। और जब भी आपके पास 3 कंस्ट्रेंट्स आ जाए तो हम क्या करते हैं, इजीएस्ट वे है कि मैट्रिक्स फॉर्मेट पे जाओ। तो मैट्रिक्स फॉर्मेशन करने पर मेरे पास क्या बनेगा, 1 1 -1, देन 3 1 -2, 1 -7 3, x y z इज इक्वल टू 0 0 0। यहां से इसको क्या करते हैं, एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करते हैं, तो फर्स्ट रो एज इट इज 1 1 -1, सेकेंड रो को क्या लिखेंगे, R2 को वी विल राइट R2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1, तो 0, 1 -3 -2, -2 प्लस 3 हो जाएगा, सो दिस इज +1। ये सीधा ही माइनस कर दो 0, दिस वुड बी -8,
3 + 1, तो दिस इज 4। ये क्या है? x y z इज इक्वल टू 0 0 0। अब मैं तो यहीं रब करके लिख सकती हूँ -2। नीचे वाली रो से अगर मैं 4 कॉमन ले लूं तो ये क्या बन जाएगा? -2 1, और वो क्या हो जाएगा? 0 0। अब यहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लो। तो यहां से क्या बन रहा है मेरे पास इक्वेशन? x + y - z इज इक्वल टू 0 एंड -2y + z इज इक्वल टू 0, है ना? सो लास्ट इक्वेशन से z इज इक्वल टू क्या आ गया? 2y। z इक्वल टू 2y है। z इक्वल टू 2y अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करती हूँ तो x क्या आ जाएगा? y - 2y - y, सो y x इज इक्वल टू y। तो इसी तरीके से अब क्या निकालते हैं? हमें इसकी क्या निकालनी थी? डायमेंशन। सो एक्स वाई जेड किस टाइप के आ सकते हैं आपके पास? एक्स वाई जेड के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। एक्स को होना पड़ेगा वाई फॉर्मेट का, जेड वाई को वाई में ही रखेंगे। तीनों को एक वेरिएबल में या मैक्सिमम दो में लाने की कोशिश करो। सभी वाई फॉर्मेट में आ गए, वाई कॉमन ले लो। सो दिस इज 1 1 2। और ये क्या हो गई? बेसिस, बेसिस ऑफ इंटरसेक्शन। W1 इंटरसेक्शन W2 इंटरसेक्शन W3, अगर ये बेसिस है तो डायमेंशन क्या हो जाएगा? 1। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस ही तो होता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? एक ही तो वेक्टर है। सिमिलरली डायमेंशन ऑफ W1 + W2 निकालना है, तो वो कैसे निकालोगे? डायमेंशन ऑफ W1 + डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। ये वाला फॉर्मूला यूज करके आप क्या निकाल सकते हो? सेकंड पार्ट। अब डायमेंशन ऑफ W1 अलग से निकालना है। कैसे निकालोगे? x + y इज इक्वल टू z है, तो z इज इक्वल टू x + y लिख लो। और यहां से डायमेंशन कितना आ जाएगा? सिर्फ एक z ही है जो x + y फॉर्मेट में लिख पा रहे हो, बाकी x और y तो हमें चाहिए ही होंगे। तो डायमेंशन ऑफ W1 भी 2 आएगा और डायमेंशन ऑफ W2 भी 2 आएगा। दोनों का इंटरसेक्शन निकालो और फिर उसमें से माइनस कर देना। इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे? दोनों कंडीशन एक साथ होनी चाहिए। तो दो कंडीशंस आपके पास है, तीन वेरिएबल है, दोनों का डायमेंशन 1 ही आएगा, क्योंकि दोनों को एक वेरिएबल में ही आप रिड्यूस कर पाओगे। ये भी होमवर्क है, अच्छे से करना है। बहुत बार कर चुके हैं हम, सेम रिपीटिशन है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 2015 में पूछा गया, आई थिंक। यस। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द सबस्पेस ऑफ R4 स्पैन्ड बाय दिस सेट एंड हेंस फाइंड इट्स बेसिस। क्या मुझे करवाना चाहिए? डायमेंशन निकालना है, तो जो भी स्पेनिंग सेट दे रखा है उसको क्या करना है? लीनियर इंडिपेंडेंसी चेक करनी है। कैसे करोगे? एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। सो एक्लन फॉर्म में आप जैसे ही इसको लिखोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट वेक्टर 1 0 0 0, सेकेंड रो सेकेंड वेक्टर 0 1 0 0। ऑलरेडी बहुत ज्यादा इजी है ये। सो 1 2 0 1 एंड लास्ट वन 0 0 0 1। देखिए समझ आना चाहिए ना? R1 R2 को तो हमें छेड़ना ही है। R3 को क्या लिखेंगे? R3 को वी विल राइट फर्स्ट R3 - R1, क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट के नीचे सभी क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। 1 0 0, सेकंड से क्या आएगा? 0 1 0 0। नेक्स्ट दिस इज दिस माइनस दिस, सो 0 2 0 0 एंड लास्ट इज 0 0 0 1। अब एक्लन फॉर्म बनाने के लिए ये जो सेकंड रो में नॉन जीरो एलिमेंट है उसके नीचे सभी एंट्री 0 होनी चाहिए। तो हमारा तो 2 आ गया ना। इस 2 को 0 बनाएंगे, कैसे बनाओगे? R2 को भी R3 को वी विल राइट R3 - R2, 2 times of R2, R3 - 2 times of R2। और जैसे ही आपने ये लिखा, दिस वुड बी 1 0 0 0 0 1 0 0। थर्ड रो वुड बी completely 0 and fourth row is 0 0 0 1। सो एक रो 0 बन गई और बाकी 3 रोज हमारे पास क्या है? नॉन जीरो है। सो ये वाली रो, ये वाली रो, ये वाली रो जिस वेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग कोरस्पेंड कर
कोरस्पॉन्डिंग आ रही है वही क्या हो जाएंगे, एलिमेंट्स ऑफ बेसिस। सो देयरफॉर बेसिस, बेसिस कौन से वेक्टर्स बनेंगे, नॉन जीरो रोज वाले वेक्टर बनते हैं भाई। क्या हो गया, बेसिस नॉन जीरो रोज वाले। तो पहला वेक्टर, सेकंड वेक्टर एंड फोर्थ वेक्टर। सो बेसिस क्या क्या बन रही है, 1 0 0 0, देन 0 1 0 0, and last is 0 0 0 1. So these are elements of basis. Good. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस क्या बन जाता है, डायमेंशन बन जाता है। तो पहले भी बता देते, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होती है वही उसका डायमेंशन होता है, और उन्हीं नॉन जीरो रोज के कोरस्पॉन्डिंग जो वेक्टर है वह क्या बन जाते हैं, बेसिस बन जाते हैं। सो दैट इज इट। आई होप आपको बेसिस और डायमेंशन का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।